नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 17 रहने वाला है और इस मॉडल पेपर में हम जानेंगे हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्न। दोस्तों, इनका क्रमवार हम अध्ययन करेंगे और इससे पहले कि यदि आपने 16 मॉडल नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लासेस को भी जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम कोशिश करेंगे किस तरह से हम अपने जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको याद भूल जाता है, इसलिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, ये भी है कि अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का नाम है डीएस सर ऑफिशियल, वहाँ से आप जा करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसी के साथ आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आज के पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। तराइन का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, यानी तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों तराइन के युद्ध के बारे में, तो ये 3 युद्ध हुए थे। पहला प्यारे दोस्तों 1191 में हुआ था। कब हुआ था तो याद रखेंगे 1191 में। दूसरा प्यारे दोस्तों 1192 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1215 में। ठीक है, याद रखेंगे। ये 2 युद्ध जो थे ये मोहम्मद गौरी, ठीक है, और इसके साथ साथ में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुए थे। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहले 2 तराइन के युद्ध लड़े गए थे। जबकि हम लास्ट वाले युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश एक तरफ था, इल्तुतमिश, ठीक है। कौन था प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश। और इसका सामना किससे हुआ था, इसका सामना हुआ था यालदौज से। किससे हुआ था, यालदौज से, ठीक है। ये सत्ता को लेकर के लड़ाई थी। ये दोनों के दोनों किसके गुलाम थे, यालदौज और इल्तुतमिश, ये दोनों के दोनों गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। सत्ता को लेकर के 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश जीता था। जबकि 1191 वाले युद्ध में, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, 1191 वाले युद्ध में कौन जीता था, तो पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। जबकि 1192 वाले युद्ध में कौन जीते थे, तो मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा 1191, तराइन का युद्ध लड़ा गया था। इसी के साथ साथ में 1526 पानीपत का फर्स्ट युद्ध आप सभी ने सुना होगा। इसमें क्या हुआ था, बाबर जीत गया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था प्यारे दोस्तों, प्लासी का युद्ध। 1857 में आप सभी जानते होंगे हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जहाँ पर हमने महारानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था। बहुत सारे राजा अलग अलग लड़ रहे थे, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप इन सभी युद्धों को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। प्यारे दोस्तों, तड़ित चालक की बात करते हैं तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली से बचने के लिए अपने घर के ऊपर एक तड़ित चालक लगाया था। वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप अगर इसको देखें तो देखिए यहाँ पर एक मकान है, मकान के ऊपर एक ये लोहे की रॉड लगी हुई है, ठीक है, जिसे हम तड़ित चालक कहते हैं। और इसका जो सीधा संबंध है वो ज़मीन में नीचे दबी हुई तांबे की प्लेट से है। यही आप लोगों का पूरी की पूरी जो एरिया है ये क्या कहलाता है, ये तड़ित चालक कहलाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अब जब नए लोग मकान बन रहे हैं इनमें एक अपने माता पिता क्या करते हैं, एक सरिया निकला हुआ छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो वो उस सरिया के माध्यम से, यानी जो ये तड़ित चालक लगा हुआ है इसके माध्यम से सीधे ज़मीन में चली जाए, ठीक है, और हमारे मकान को नुकसान भी ना हो। यही होता है प्यारे दोस्तों तड़ित चालक। याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आविष्कार किया गया था। दोस्तों कह रहा है एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वो है, कब होती है। अच्छा, स्थिर संतुलन की बात कर रहा है तो प्यारे दोस्तों संतुलन कब होगी, जब वस्तु विरामावस्था की स्थिति में होगी।
वस्तु कैसी होगी, जब ब्रह्मावस्था की स्थिति में होगी तब वह वस्तु कैसी होगी, स्थिर संतुलन में होगी। इस बात को याद रखेंगे। देखो वृत्तीय मार्ग पर होगी तो स्थिर की बात ही नहीं आती है, एक समान वेग से चलेगी तो भी स्थिर की बात नहीं आती, उच्च गति पर त्वरित होती है तो भी स्थिर की बात नहीं आती। क्योंकि स्थिर संतुलन की बात करता है तो वस्तु हमेशा ब्रह्मावस्था में स्थिर संतुलन में रहती है। और ये दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हम दोस्तों न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है कि डैश एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। एक कह रहा है डैश एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज होता है। तो प्यारे दोस्तों ये चुंबकीय प्रवाह का सूत्र है। किसका है, याद रखेंगे। ये चुंबकीय प्रवाह का कह सकते हैं, ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। जब एक वस्तु जो होती है समतल सतह के माध्यम से सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज होता है, ये आपकी किसके कहलाती है, तो याद रखेंगे चुंबकीय प्रवाह कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था। प्यारे दोस्तों संविधान निर्माण करने वाले पहले देश की चर्चा करें तो यहाँ पर उत्तर यूएसए आता है। क्या आता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर इसने संविधान निर्माण किया था। कब किया था, तो 1789 में। ठीक है, याद रखेंगे दुनिया का पहला देश था जिसने संविधान निर्माण किया। अगर हम बृहद संविधान की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो अपने भारत का है। किसका है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। यहाँ पे लगाना होगा आप लोगों को लिखित संविधान और यहाँ पे लिखना होगा बड़ा। ठीक है, अगर हम केवल बड़ा की पूछें, ये किसका है, इंग्लैंड का। देखो संविधान इंग्लैंड का बहुत बड़ा है, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं है, ये परंपराओं के आधार पर चला आ रहा है। इस कारण आप कह सकते हैं कि दोस्तों इंग्लैंड का संविधान बड़ा है, परंतु लिखित सबसे बड़ा किसका है, हमारे प्यारे भारत का। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1966 में उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है सिंसिनाटी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो सिंसिनाटी मास्टर्स 2023 प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो जानने का प्रयास करेंगे, ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है। किसका है, टेनिस का टूर्नामेंट है और इसका जो खिताब है वो कोको गॉफ ने जीता था। किसने जीता था प्यारे दोस्तों, कोको गॉफ ने जीता था। अगर हम पुरुष में बात करें तो किसने जीता था, ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक ने जीता था, हराया किसको था, कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि महिलाओं की बात करें तो इसे कोको गॉफ ने जीता था, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों आप लोगों से बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है तो दोस्तों याद रखेंगे ये नहीं है कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या कह रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखेंगे। अगर गूगल कॉम की बात करते हैं ओपन सोर्स है, लिनक्स की बात करते हैं ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस की बात करते हैं तो ये भी ओपन सोर्स एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा है। दोस्तों याद रखेंगे इसका मुख्यालय प्यारे दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। दोस्तों ये क्या करता है, ये जो आपदा प्रबंधन वाला सिस्टम है ये आपका कंट्रोल करता है। जैसे कहीं ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ गई उसको कंट्रोल करना, या भूकंप आ गया, या प्यारे दोस्तों आपके कोई भी ऐसी घटना घटती है प्राकृतिक रूप से या कह सकते हैं आपके कृत्रिम रूप से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी स्थापना की गई है और ये जाकर के राहत बचाव कार्य करता है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्ल सीले नाम आता है। क्या नाम आता है, कार्ल सीले नाम आता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्षेत्र मैंग्रोव वन का कहाँ पर है, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वनस्पति। ये जो अपना सुंदरवन का डेल्टा है, आपने सुंदरवन के डेल्टा के बारे में सुना होगा। सुंदरवन के डेल्टा में प्यारे दोस्तों पूरी के पूरी रूप से मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति की एक विशेषता होती है, जैसे प्यारे दोस्तों ये एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। इसमें क्या होता है, वैसे बेसिकली पेड़ की जड़ें नीचे जाती हैं, लेकिन मैंग्रोव जो वनस्पति होती है उसकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, इसकी जो ऊपर जड़ें आ जाती हैं, याद रखेंगे। और इसी कारण ये पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। तो इससे बचने के लिए ये जड़ें जो होती हैं ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए ऊपर आ जाती हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। प्यारे दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो असम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में,
असम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और मानस की बात करते हैं तो मानस अभी हमने देखा। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये प्यारे दोस्तों भारत का नवीनतम है। और दोस्तों याद रखेंगे देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान या रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तो आप सभी याद रखेंगे असम में स्थित हैं। आगे चलते हैं। आगे बोला गया अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखना है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे। कब गए थे? 1961 के आसपास। किससे गए थे? सोवियत यूएसएसआर से। ठीक है, याद रखेंगे यूनाइटेड कह सकते हैं। ये जो यूएसएसआर है वर्तमान में, इसका स्वरूप आप देखते हैं सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो दोस्तों याद रखना है इसी के माध्यम से ये गए थे प्यारे दोस्तों, याद रखना है अंतरिक्ष में पहली बार। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है भारत में आयोजित 8th अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? क्या कह रहे हैं? भारत में आयोजित 8th अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? भाई ये तो भारत के शहर ही नहीं है, ये तो ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। देखो हम बात करते हैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024 की। इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। कहाँ पर हुआ था प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे भोपाल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन होते हैं, इनका बेसिकली आयोजन कहाँ पर होता है? सभी के सभी बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि जो तिब्बत की सरकार है वो भारत के हिमाचल प्रदेश से चलती है। तिब्बत पे आप सभी को पता है चीन का कब्जा है, तो तिब्बत की जो सरकार है वो कहाँ से चलती है? हिमाचल प्रदेश से। तो इस कारण से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होते हैं भारत में होते हैं। आगे बोला गया कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक में याद रखेंगे चीन का नाम सामने आता है। किसका? चीन का। अगर हम मक्का की बात करते हैं, मक्का सर्वाधिक कौन उत्पादित करता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखेंगे ये सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील क्या उत्पादित करता है? ब्राज़ील के बारे में आप सभी को याद रखना है। ब्राज़ील क्या करता है? तो याद रखेंगे कॉफ़ी उत्पादित करता है। कौन सी कॉफ़ी करता है? जल्दी से बताओ। ब्राज़ील क्या करता है? कॉफ़ी करता है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी, आप सभी को याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है दिरहम किस देश की मुद्रा है? प्यारे दोस्तों दिरहम की बात करते हैं तो ये कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात की, जिसे हम क्या कहते हैं? यूएई कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यूएई की मुद्रा है दिरहम, इस बात को याद रखना है। सिंगापुर की अगर बात करते हैं, सिंगापुरी डॉलर है। ताइवान की ताइवानियन डॉलर है, इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला गया विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मौसम दिवस? 23 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आवास विकास परिषद स्थित है? क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आवास विकास परिषद स्थित है? तो 54 शहर इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अभी बताया था आवास विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है, याद रखेंगे, इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। कहा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को याद रखना है नैरोबी केन्या में। किसका? यूनेप का जो मुख्यालय है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, याद रखेंगे। वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर WB यानी वर्ल्ड बैंक और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन दोनों का मुख्यालय है, इस बात को याद रखेंगे। न्यूयॉर्क में बात करें तो सारे के सारे यूएन के मुख्यालय लगभग कह सकते हैं न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा द हेग में किसका है? यूएन कोर्ट का। ठीक है, याद रखेंगे यूएन का जो चीफ जस्टिस कोर्ट है, ठीक है, यूएन का जो कोर्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्यारे दोस्तों याद रखना है, इसका मुख्यालय हमारा द हेग में है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। संविधान का जो प्रारूपण है वो कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो प्रारूपण है वो पूरा हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा संविधान लागू कब से हुआ? लागू कब से हुआ तो बोलेंगे प्यारे दोस्तों 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ये आपका संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। आगे चलते हैं। आगे बोला गया भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में नाम आता है भारत रत्न का। किसका आता है प्यारे दोस्तों? भारत रत्न का। सबसे पहले नंबर पर भारत रत्न है, फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है और चौथे नंबर पर कौन है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे पद्मश्री है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखो, आप देख लेंगे इन सभी पुरस्कारों को। अगर हम बात करते हैं
भारत रत्न की तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, एक तरफ हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है, दूसरी तरफ सूर्य है और उसमें भारत रत्न लिखा हुआ है। जबकि पद्म विभूषण यहाँ पे मिलेगा, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। जबकि सेना के पुरस्कारों की बात करें, सबसे बड़ा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और आपका ये आपका फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, यानी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है विधानसभा यानी असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य असम था। इसके अलावा लागू करने वाला, अगर पूछ ले जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो विधानसभा में पारित अलग हुआ था, जबकि लागू किसने किया था पहली बार में, तेलंगाना ने। ये एक अच्छी रिसर्च है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। पहली बार लागू किसने किया था, तेलंगाना ने। जबकि जीएसटी कानून को विधानसभा में, यानी जो वहाँ की मुख्य सभा होती है उसमें, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, राज्य की विधानसभा में असम ने पारित किया था, इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं, देखो जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में आप सभी के लिए काम आएंगे। जैसे जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता। जीएसटी का गठन किसमें है, अनुच्छेद 246A में, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी पारित कब हुआ था, 122वें बिल के तहत, जो संविधान का 122वां संशोधन बिल था उसके तहत जीएसटी को पारित किया गया था। इसके अलावा जीएसटी संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो 101वां संशोधन था, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व में प्रथम देश फ्रांस है। कब किया था, 1954 में किया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा जीएसटी के 3 भाग है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसके अलावा जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये जीएसटी से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिए हैं। आगे बोला गया है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। यानी मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो इसे बनाता है आरबीआई, ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई इसको बनाता है और आरबीआई ही इसे लागू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है मौद्रिक नीति का, वो महंगाई कंट्रोल करना होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना होता है, इसको आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोला है कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म है, इस बात को याद रखना है। आगे बोला है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। देखो कह रहा है किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर माना जाएगा तांबा। क्या माना जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा तांबा, इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दोस्तों याद रखना है बाबर की जो मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। बाद में इसे उठा करके काबुल ले जाया गया था, यानी कि मर यहाँ पे गया, दफना दिया गया, फिर कुछ हड्डियाँ निकाल के इससे यहाँ से कहाँ ले गए, काबुल ले गए थे, इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। याद रखनी है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्यारे दोस्तों फिजी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, फिजी में हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल दिवस मनाया जाता है, कब, 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहली बार नागपुर में क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। तो अभी 12वां कहाँ पर हुआ है, फिजी में हुआ है। अगर हम विश्व हिंदी सम्मेलनों की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे के सारे हुए हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में 10 जनवरी से 12 जनवरी। दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 को। तीसरा नई दिल्ली भारत में 1983 में। फिर मॉरिशस में 1993 में। फिर कहाँ पे, टीएनटी यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो 1996 में। फिर लंदन यूके में 1999 में दोस्तों। फिर कहाँ पर हुआ, सूरीनाम में 2003 में। फिर अमेरिका में हुआ 2007 में। फिर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2012 में। और भोपाल में कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ये 10 रहे, इसके अलावा 12वां हमने देख लिया है, 11वां आपको सर्च करके बताना है। और आगे इसी के साथ बताइए भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। इसका उत्तर है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो नदियों के बीच से बहाव से लाई जाती है, ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। आगे बोला गया है मालगुडी डेज डैश द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये एक उपन्यास है, आर.के. नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है, मालगुडी डेज एक उपन्यास है, किसने लिखा है, आर.के. नारायण ने। आगे बोला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। प्यारे दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कौन सा लोगो यूज किया जाता है, शेर का लोगो यूज किया जाता है, याद रखेंगे। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, उसमें बहुत सारे मशीनरी टाइप की शेर के अंदर ही बनी होती है, वही मेक इन इंडिया का लोगो है, इस बात को याद रखना है। आगे बोला गया स्वतंत्रता में नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब अपना गया। दोस्तों स्वतंत्रता में नवग्रहित तिरंगा
जो पहली बार अपनाया गया था प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 31 दिसंबर 1929। कब अपनाया गया ये प्यारे दोस्तों आप सभी को याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बोला गया है यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। प्यारे दोस्तों जब ये दोनों त्यागपत्र दे देंगे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र देते हैं। ऐसी अभी तक कंडीशन आई तो नहीं है भारत में, हो सकता है भविष्य में भी ना आए। ठीक है आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। किसको, दादा भाई नौरोजी को। इंपॉर्टेंट है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर खान अब्दुल गफ्फार खां की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इन्हें जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। किस नाम से, सीमांत गांधी के नाम से। आगे पूछा गया है दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये मनाया जाता है 31 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है दया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आप बताइए जल्दी से कब मनाया जाता है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो प्यारे दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ढूंढ के लाना है, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये मैंने हिंट दे दिया आपको। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्यारे दोस्तों शुरू करने वाले हैं हिंदी को, और हिंदी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों बोला गया है यह आम पका है वह कच्चा, वाक्य में यह क्या है। प्यारे दोस्तों बोला गया है यह आम पका है और वह कच्चा, वाक्य में यह क्या है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे। तो यह क्या है प्यारे दोस्तों, एक प्रकार का अभी इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस वाक्य में इसको जोड़ा गया है। ठीक है याद रखेंगे यह आम पका है और वह आम कच्चा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ पर सब्जेक्ट को यानी कर्ता को यूज किया गया है, याद रखेंगे। आगे बोला गया जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। जैसा शब्द की अगर बात करें तो जैसा क्या है, एक प्रकार का विशेषण शब्द है। जैसा क्या शब्द है, आप बोलोगे एक प्रकार का सर विशेषण शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से एक मिनट दया कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो बताना है मैं वह सामान वहीं रखा था, तो यहाँ पर मैंने होना चाहिए। कह रहा मैंने सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने सामान वहीं रखा था, क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये तो भविष्य काल का हो गया। पूछा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में होता क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो कार्य होता है उसके होने या ना होने की आशंका रहती है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा मैंने सामान वहीं रखा था, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक उत्तर है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। यानी अगर हम गण का प्रयोग कर दें इसमें तो बताओ कौन से शब्द में हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो भक्त गण हो सकता है, हाँ बहुत सारे हो जाते हैं, बहुवचन बन गया। शिक्षक गण, हाँ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेतागण प्यारे दोस्तों बिल्कुल बन जाएगा। देवीगण, देवीगण तो बिल्कुल भी नहीं सुना है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हम इसको नहीं बना सकते हैं देवीगढ़ को। ठीक है याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है। मैं पर मैंने बताया था, मैं पर अधिकरण कारक में आते हैं। जो मैं होता है और पर होता है ये अधिकरण कारक में आते हैं। ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक हो जाएगा। अगर हम कारक और विभक्तियों की बात करते हैं तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, कर्ता में ने यूज होता है, कर्म में को यूज होता है, करण में से द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने का अर्थ होता है, संबंध में काकी रारी रे नानी ने, और अधिकरण में क्या होता है मैं और पर होता है। तो वहां पर क्या था, पर आया था, इस कारण अधिकरण था। संबोधन में हे अरे ओ है ऐसा होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को याद रखना है उभयलिंगी शब्द की अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों यानी कि उभयलिंगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज किया जाए उभयलिंगी होता है। तो डॉक्टर में कर सकते हैं हम, हाँ डॉक्टर साहिबा भी होती है, डॉक्टर साहब भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, उभयलिंगी है। अभिनेत्री का पुल्लिंग बनेगा अभिनेता बनेगा, विद्वान का विदुषी बन जाएगा, ठीक है, और गायक का गायक, गायक का क्या बनेगा, गायक का जल्दी से बताओ, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गायक भी तो हो सकता है, गायक महिला गायक हो सकती है, बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो सकता है, महिला गायक भी हो सकती है और आपकी
गायक का क्या होता है महिला में? अच्छा, गायक तो ये तो पुल्लिंग के लिए आता है ना, गायक तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि में आता है? किसमें? दंत ध्वनि में आता है। तो दंत में आ जाएगा प्यारे दोस्तों ता, क्योंकि हमने बताया था के टी, ठीक है याद रखेंगे। के, एक तो के हो गया, फिर टी हो गया, फिर एम हो गया, ये तो के टी एम, उसके अलावा डी ओ। तो यहाँ पर का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर चा वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे टा वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे ता वर्ग। तो D4 दंत होता है, दंत में आता है पूरा का पूरा ता वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों देखो, दंत में क्या है, एक तो ल है, ता पूरा वर्ग है, ला और सा है। ठीक है, ता पूरा वर्ग है और ला और सा है, ये किस में आते हैं? दंत में आते हैं, याद रखेंगे। कंठ में आ और का वर्ग आ जाएगा और आहा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? तालु में ई आ जाए, दोनों आएंगे और चा वर्ग होगा, या सा हो जाएगा। और मूर्धा में री आएंगे और सा होगा। ठीक है, या पूरा का पूरा टा वर्ग होगा। नासिक के व्यंजन 6 होते हैं, याद रखेंगे। अगर हम ओष्ठ में बात करते हैं तो दोनों के दोनों उ और पाफा बा, बाबा माँ। इसके अलावा कंठ तालु, कंठोष्ठ ए आई ओ आओ। ठीक है, याद रखेंगे। दंतोष्ठ इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल एक आता है, दांत और ओष्ठ से मिलकर के केवल और केवल वा बनता है, याद रखेंगे। आगे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? घोष वर्ण के लिए क्या बताया था मैंने? घोष वर्ण की अगर चर्चा कर लेते हैं तो इसकी सीधी पहले परिभाषा देख लो। घोष का मतलब या सघोष एक ही होते हैं। ठीक है, घोष, इसको हम घोष भी कह सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कह सकते हैं? घोष भी कह सकते हैं और सघोष भी कह सकते हैं। तो घोष में क्या होता है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा के अलावा यहाँ पे चौथा और इसके अलावा पांचवा, ये किस में आते हैं? घोष में आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन तथा हा, ये तीनों के तीनों याद रखेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन अढ़ा और अढ़ा, यारा लावा और हा, ये सभी के सभी घोष में आते हैं। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पावर की तो ये पहले में आता है, ता था दा तीसरा वाला आ जाएगा, टा वर्ग नहीं आएगा, पा फा ये भी नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ यहाँ पर किस में आ जाएंगे? घोष में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था? यहाँ पे देख लेते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी दा। देखो घोष में आया है, हाँ बिल्कुल आया है। पहला दूसरा किसके लिए आते हैं? पहला दूसरा आते हैं अघोष के लिए, ये भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रिय बोली, सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? हमारी खड़ी बोली है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। हालांकि ये सारी की सारी पश्चिमी हिंदी में आती हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों अगर हम सबसे प्रमुख की बात करें, सबसे प्रमुख बोली कौन सी हो जाएगी? ये खड़ी बोली हो जाएगी, याद रखना है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे देख लें हिंदी की उपभाषा और बोलियां। जैसे हम पश्चिमी खंड की हिंदिया की बात करें तो कौरवी यानी खड़ी बोली सबसे पहले नंबर पर है। ब्रजभाषा मारवाड़ी, कुमाऊनी, हरियाणवी, बुंदेला, ढूंढड़ी और इसके अलावा गढ़वाली, दक्खनी और कनौजी तथा मेवाती और मालवी, ये हो गई पश्चिमी हिंदी। जबकि पूर्वी खंड की हिंदी में अवध, भोजपुरी, बघेली, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली ये आती हैं, याद रखेंगे। आगे बोला है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक है? अगर हम पावक की बात करते हैं किसके लिए आता है? ये आग के लिए आता है। किसके लिए? आग के लिए। अनल की बात करते हैं तो ये भी किसके लिए आता है? आग के लिए आता है। अगर हम अनिल की बात करते हैं तो ये किसके लिए आता है? हवा के लिए आता है। कृषाणु की बात करते हैं तो ये भी आग के लिए आता है। तो प्यारे दोस्तों आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका क्या है? विषम उत्तर है, याद रखेंगे। आगे बोला है अन्वेषण का संधि शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अन्वेषण, यहाँ पर आपका बना है क्या? यहाँ पर बना है यण संधि का उदाहरण। किसका? यण संधि का। इसमें क्या बनेगा? अन्वेषण, अनु प्लस में एषण। ठीक है, याद रखेंगे अनु प्लस में एषण, ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है, याद रखेंगे। जहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ना आधा हो जाएगा और उ और ए मिलकर के वे बना देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। या अनु प्लस एषण आपका एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परिभ्रत डैश का पर्याप्त है? परिभ्रत रंग का पर्याप्त है, परिभ्रत कोयला का पर्याप्त है। ये यहाँ पर क्या है? कोयला लिखा है। परिभ्रत कोयला का पर्याप्त है या फिर परिभ्रत सांप का या बगला का? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे परिभ्रत कोयल होना चाहिए यार। क्या होना चाहिए? परिभ्रत कोयल होना चाहिए। कोयला कैसे हो गया? ये तो परिभ्रत कोयल होना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसको एक बार आप लोग चेक करके बताइए जरा सा, परिभ्रत कोयल का पर्याप्त है या कोयला का पर्याप्त है? चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ बोला गया है? 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, यहाँ पर तत्सम पहचानना है। क्या पहचानना है प्यारे दोस्तों? हमें यहाँ पर तत्सम की पहचान करनी है। तो तत्सम में कौन सा हो जाएगा? अधिवेशन हो जाएगा। बताइए, अधिवेशन हो जाएगा क्या? अधिवेशन का क्या होगा? अधिवेशन का अगर हम तद्भव करें तो क्या हो जाएगा? बैठक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा
वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। और शुद्ध वाक्य में कह रहा है उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थीं। देखो मात्र और केवल दोनों आ गए हैं। इस स्थिति में ये क्या है? गलत है, क्योंकि मात्र या केवल एक ही यूज होता है एक स्थान पर। कह रहा उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, बन सकता है। उसके पास उस समय केवल मात्र, देखो मैंने कहा फिर से साथ में आ गए, इसका मतलब ये वाक्य भी गलत हो गया। कह रहा उसके पास उस समय 4 मैसें हैं। ये तो मैसें भैंसें नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे बी एकदम सही है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? और रुग्ण मतलब प्यारे दोस्तों याद रखेंगे बीमार होता है। रुग्ण का मतलब रोगों से ग्रसित होता है, जबकि स्वस्थ इसका क्या हो जाएगा? सटीक विलोम उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। रुग्ण रोगों से ग्रसित, जबकि स्वस्थ व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। आगे बोला है पर्वत की तलहटी इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? देखो पर्वत के नीचे का हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया ये ऊपर पर्वत है। अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है अधित्यका। क्या कहा जाता है? अधित्यका। अधित्यका इसको ऐसे कहा जाता है। जबकि हम इसके नीचे के हिस्से की बात करेंगे, पर्वत की तलहटी की बात करेंगे, तो प्यारे दोस्तों ये कहलाता है उपात्यका। क्या कहलाता है? उपत्यका कहलाता है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो आप बोलोगे सर नीचे वाला तलहटी वाला एरिया पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? उपात्यका। जबकि ऊपर का पूछेगा तो अधित्यका बताना है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम पर्वत के बीच के 2 हिस्सों की बात करें, जैसे ये पर्वत है, ये इस तरह का पर्वत है, तो इसके बीच का हिस्सा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा घाटी। इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है ला प्रत्यय संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों जो ल प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है, ये किससे संबंधित है? ये कर्ता कारकी से संबंधित है। किससे है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारकी से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है असुरक्षित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? असुरक्षित में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ के बाद में प्लस में सु, आ के बाद में प्लस में सु और प्लस में रक्षित। ठीक है, याद रखेंगे। रक्षित ये आपका बन सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। असुरक्षित में आ प्लस सु प्लस रक्षित, तो कह सकते हो कि आपका आ भी है और सु भी है, दोनों के दोनों यहाँ पर उपसर्ग हैं। उपसर्ग मैंने बताया था वे शब्द जो वाक्य के पहले या शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? असुरक्षित कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें माफी चाहेंगे, उपसर्ग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है भरपेट में समास बताइए। भरपेट, भरपेट मतलब पेट भर, पेट भर कर। तो यहाँ पर तो यार अव्ययी भाव है, क्योंकि भर आपका क्या है? एक प्रकार से भर आपका उपसर्ग आता है। और मैंने बताया है प्यारे दोस्तों, अगर याद हो कि जब भी उपसर्ग लगेगा, किसी भी शब्द में उपसर्ग लगेगा, वहाँ पे अव्ययी भाव समास आएगा। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास में कैसे आ सकता है बताइए? ये भाई तत्पुरुष समास में कैसे आ सकता है मुझे बताओ। तत्पुरुष समास भरपेट कैसे संबंधित है? आपको इसका उदाहरण देकर बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका सही मुहावरे का अर्थ बताना है कि दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना। क्या ये बनेगा? बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि जिसके पास बच्चा नहीं होता उसे बच्चा होने की तकलीफ कैसे हो। इसका मतलब क्या है? जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सटीक दिया गया है। जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। आईना शब्द कैसा शब्द है? तो आईना प्यारे दोस्तों याद रखेंगे एक प्रकार का फारसी शब्द है। ठीक है, और हम लोग इसको आईने के साथ साथ में दर्पण के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसे हम दर्पण के रूप में याद करते हैं। आगे चलते हैं। आगे बोला है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहाँ पर अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है, बताइए। यानी कि जो गलत लिखी है वही तो अनुचित होगी। आगे कह रहा है आगे कुआ पीछे खाई, बिल्कुल सही लिखा है। ये तो ऐसे ही होती है ना, दोनों तरफ से संकट होना। अधजल गगरी पलटत जाए, पलटत नहीं छलकत जाए, तो यही तो सही हो जाएगा। अनुचित मतलब यही लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये तीनों के तीनों सही लिखे, जबकि ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत लिखा हुआ है। आगे बोला है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है? इस तरह से संगम लिखा जाता है। संगम इस तरह से लिखा जाता है और ये क्या है? अनुस्वार है। तो अनुस्वार संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि वहाँ पर चांद बिंदु लगा दिया है। चांद बिंदु नहीं लिखा होता है संगम में। संगम में केवल और केवल अंक की बिंदी होती है, इस प्रकार से। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आगे चलते हैं। आगे बोला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का क्या हो जाएगा? करुण का प्यारे दोस्तों शोक होता है, इस बात को याद रखना है। अगर हम रसों की बात कर लेते हैं और उनके स्थायी भाव की, तो आपको याद रखना है
आपको याद रखना है श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, भयानक का भय होता है, रौद्र का क्रोध होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, शांत का निर्वेद या निर्वृत्ति होता है, वात्सल्य का क्या होता है, रति होता है, और भक्ति का अनुराग होता है। ये सभी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। प्यारे दोस्तों याद रखना है सिली आया है, सिली मुख में कौन सा अलंकार है कह रहा, सिली मुख में प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। सिली मुख में श्लेष क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, सिली मुख के दो अर्थ होते हैं, इस बात को याद रखना है। इस कारण ये कौन सा है, ये आपका श्लेष अलंकार है, याद रखेंगे। आगे बोला है किसी वर्ग के सभी शब्द अनेकार्थक हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके सभी शब्द अनेकार्थी हैं। अंक मधु बीची नहीं बनेगा, अर्थहस्त यूथप नहीं बनेगा प्यारे दोस्तों, और क्या है वर्ण पाद करका ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तात दुर्ग भुजंग ये प्यारे दोस्तों सारे के सारे क्या हैं, आपको याद रखना है, ये सारे के सारे अनेकार्थक शब्द हैं, इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित है। तैराक शब्द किससे निर्मित है, तो प्यारे दोस्तों क्रिया तैरना से निर्मित है। किससे है, तैरना जो होता है एक प्रकार की क्रिया है, क्या है, तैरना, तैरना एक प्रकार की क्रिया है, और प्यारे दोस्तों इसी से निर्मित क्या है, तैराक बना हुआ है, तो क्रिया से निर्मित है, याद रखेंगे। आगे बोला गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है रसनिधि किस कवि का उपनाम है। रसनिधि किसे कहते हैं, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे रसनिधि किसे कहते हैं, पृथ्वी सिंह को कहा जाता है। रसनिधि ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी सिंह इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। आगे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, तो प्यारे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की सबसे प्रसिद्ध रचना, सबसे फेमस रचना कौन सी है, तो याद रखेंगे उर्वशी। तोपे वारो उर्वशी सुन उर्वशी सुजान तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे बोला गया है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल प्यारे दोस्तों याद रखना है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के। इसको आप सभी को अच्छे से माफी चाहेंगे, अशोक के फूल यार हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र क्यों बोल दिया मैंने, ये तो गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बोला गया माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो प्यारे दोस्तों 1955 की बात है। कब की, 1955 की। यहाँ पर उनकी एक रचना थी हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला था, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये भारत के इतिहास का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था, ठीक है, याद रखेंगे। अब प्यारे दोस्तों हम रीजनिंग को शुरू करने वाले हैं, जल्दी से आपको अगर पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, हम रीजनिंग को शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए इसे देखते हैं। पहले तो 2 है, उसके बाद में क्या है, 3 है, आगे देखोगे तो 6 है, आगे प्यारे दोस्तों 15 है, और आगे देखोगे तो 42 है। तो अगर अभी हम इसको अच्छे से समझे तो देखिए यहाँ पर आपका जो आएगा, सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे इनके बीच का अगर आप लोग अंतर देखोगे कितने का है, 1 का है, आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 3 का है, और आगे देखो कितने का है, 9 6 15 का है, यानी कि 15 है, और आगे देखो कितने का है, तो 27 का है। देखो गौर से समझो, यहाँ पर जो अंतर चल रहा है, यहाँ पे जो अंतर चल रहा है, यहाँ पे पहली बार में गुणा 3 हुआ है, देखो इनके बीच में, इसके बीच में भी मल्टीप्लाई 3 हुआ है, और इसके बीच में भी मल्टीप्लाई 3 हुआ है, तो अगली बार में भी मल्टीप्लाई 3 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 होगा तो 27 या 81, क्या होना चाहिए, 81 आना चाहिए यहाँ पे अंतर, और 81 अंतर होगा, इसका मतलब 142 में 81 जुड़ेगा, और 142 में 81 जुड़ेगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आएगा 123, कितना आएगा, 123 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। 123 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा है कि अखबार का संबंध अगर प्रेस से है तो प्यारे दोस्तों कपड़े का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखेंगे जिस प्रकार अखबार, याद रखेंगे जहाँ पे छपता है वो प्रेस कहलाता है, यानी अखबार जो होता है वो प्रेस में छपता है। तो कपड़े कहाँ पे बनते हैं, कपड़े बनते हैं प्यारे दोस्तों मिल में। कहाँ पे बनते हैं, मिल में, धागा के रूप में याद रखेंगे लिया जाता है, और वहाँ पे मिल में ये कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है अजय विजय रमेश और महेश कैरम खेल रहे हैं। कह रहा है अजय विजय रमेश और
अजय विजय रमेश तथा महेश पार्टनर हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों याद रखना है, अजय और विजय पार्टनर हैं और महेश रमेश पार्टनर हैं। तो याद रखेंगे, कह रहा है कि महेश रमेश के दाएं ओर है। क्या कह रहा है कि महेश रमेश के दाएं ओर है तथा रमेश का मुंह पश्चिम की ओर है। कह रहा है कि रमेश का मुंह पश्चिम की ओर है। तो सबसे क्लियर हो गया। तो ये प्यारे दोस्तों रमेश हो गया। इस तरह से कैरम खेलेगा तो ये इसका इस तरफ मुख हो जाएगा। और रमेश का पार्टनर कौन है? रमेश का पार्टनर कौन है? तो आप बोलोगे महेश पार्टनर है। तो महेश पार्टनर है, इसके सम्मुख बैठेगा। महेश कहाँ बैठेगा? इसके सम्मुख। अब बोला गया था महेश रमेश के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है प्यारे दोस्तों? रमेश के। तो प्यारे दोस्तों एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। महेश रमेश के दाईं ओर है। महेश जो है वो रमेश के दाईं ओर है। तो महेश रमेश के दाईं ओर देख लो चाहे बाईं ओर देख लो, ये तो दोनों की तरफ हो जाएगा। अब आगे पीछे की लाइन में बोला था अजय विजय रमेश और महेश पार्टनर हैं। अजय विजय रमेश महेश पार्टनर हैं। तो कह रहा है कि प्यारे दोस्तों महेश रमेश के दाईं ओर है। जो महेश है वो कहाँ पर है? रमेश के दाईं ओर है। तो यार फिर पार्टनर कैसे हो सकते हैं? ये पार्टनर तो सम्मुख वाले होते हैं ना। तो हो सकता है भैया बगल वाला हो जाए, क्योंकि कैरम है, यहाँ पे ताश तो है नहीं, कैरम है। तो हो सकता है बगल वाला हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर महेश रमेश के दाईं ओर है, रमेश के दाईं ओर है, तो रमेश का महेश कहाँ पे आ जाएगा? महेश यहाँ पे आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों पूछा गया है कि विजय का मुंह किधर है? विजय का मुंह किधर है? कुछ तो यार गड़बड़ दिया गया है प्यारे दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। अजय विजय रमेश महेश, अजय विजय रमेश महेश कैरम खेल रहे हैं। अजय और विजय पार्टनर हैं और महेश रमेश तथा महेश पार्टनर हैं। ये कुछ तो गड़बड़ है। ये सवाल ही मुझे गड़बड़ लग रहा है भैया। यहाँ पर इसको एक बार चेक करते हैं हम लोग। इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं यार? देखो अगर देखा जाए तो रमेश तथा महेश पार्टनर हैं। अजय विजय रमेश महेश पार्टनर हैं। तो रमेश महेश अजय, अजय विजय ऐसे हो सकता है क्या? बताओ। रमेश महेश अजय विजय, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ये सवाल ही मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अजय विजय की कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है। ना तो अजय की और ना ही विजय की कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दे रखी कि रमेश के सम्मुख है या ये महेश के सम्मुख। ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो ये सवाल गड़बड़ है भाई। इसको हम कल करेक्ट करके लाएंगे अगली क्लास में आपके लिए। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है यदि रमन को ये लिखा जाता है, दिनेश को ये लिखा जाता है, तो हमम का कोड क्या होगा? तो हम प्यारे दोस्तों कर देते हैं RAMAN। ये हो गया रमन। इसे लिखा जा रहा है 1 2 3 2 5। और आगे बोला गया है दिनेश, DINESH, DINESH। ये हो गया दिनेश। इसको लिखा जा रहा है 67 58 और 49। ठीक है, याद रखेंगे। अब हमें बताना है कि हमम का कोड क्या होगा। आपको करना क्या है? वही करना है जो हम पहले करते रहे, यानी कि इन सभी में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे हम H को देखें, अगर H को देखें तो H के लिए 9 रिप्रेजेंट हुआ है। तो पहली जो कोडिंग की शुरुआत होगी वो 9 से होगी। सारे विकल्प कर रहे हैं। और अगर हम लास्ट वाले को देखें M को रिप्रेजेंट कहाँ से किया गया है? M को 3 से। तो लास्ट में शुरुआत में तो 9 होना चाहिए, लास्ट में 3 होना चाहिए। CD वाले विकल्प तो गलत हो गए। और लास्ट सेकंड लास्ट A को किससे रिप्रेजेंट किया है? 2 से किया है। तो A के लिए हम 2 लगाएंगे। लास्ट में 23 आना चाहिए, तो लास्ट में 33। ऑप्शन नंबर A गलत हो गया। ऑप्शन नंबर B एकदम सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। आगे बोला गया दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों A, B और C इस तरह से लिए गए हैं। इनका संबंध किससे है? Z से, Y से और X से। अब हमें बताना है किसका? CBA का कोड बताना है। तो देखो ये सारे के सारे अपोजिट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं भैया? अपोजिट दे रखे हैं। तो हम यहाँ भी अपोजिट कर देंगे। अपोजिट अगर आप लोग करने जाओगे तो C का अपोजिट क्या होता है? X होता है, B का Y होता है और A का क्या होता है? Z होता है। याद रखेंगे XYZ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XYZ। XYZ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर D में है। ऑप्शन नंबर D एकदम सही उत्तर है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है सभी किताब हैंडल हैं और सभी कप हैंडल हैं। पहली बार में बोल रहा है कि जितनी भी किताब हैं वो सारी की सारी क्या हैं? हैंडल हैं। ठीक है। और आगे बोला जितने भी कप हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो भी हैंडल हैं। याद रखेंगे, जितनी भी किताब हैं वो भी हैंडल हैं और जितने भी कप हैं वो भी हैंडल हैं। तो अब दोस्तों आपसे बोला है क्या सभी कप किताब हैं? भाई किताब का कप का कहीं संबंध है? आप कहोगे नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो गलत हो गया। कह रहा है कुछ हैंडल कप नहीं है, कुछ हैंडल कप नहीं है। आप कहोगे देखो भैया सारी की सारे जो कप हैं वो तो हैंडल हैं, लेकिन बाहर का जो हैंडल का एरिया छूट रहा है वो आपका क्या नहीं है? वो आपका कप नहीं है।
लेकिन क्या हम इसको बना नहीं सकते संभावना में? क्या हम इसको बना नहीं सकते अगर तारा ऊपर रख दें, यानी कि एक जैसे रख दें, तो क्या हम नहीं बना सकते? आप कहोगे बना सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कुछ कप हैंडल नहीं है। तो अगर हम आरेख के माध्यम से देखें तो ऐसा एरिया, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये जो आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है कप के बाहर का, ये प्यारे दोस्तों आपका क्या नहीं है, ये आपका हैंडल नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा। और आप यहाँ पे कह पाओगे, क्या कह पाओगे भैया? आप बोलोगे यदि केवल एक निकलता हो, यदि केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता हो, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बी एकदम सही हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है, क्या बोला है? कथन में कह रहा है प्यारे दोस्तों, क्या भारत में सभी 5 सितारा होटलों यानी 5 स्टार होटल्स पर पाबंदी लगानी चाहिए? क्या भारत में सभी 5 सितारा होटल पर पाबंदी लगानी चाहिए? कह रहा है हाँ, क्योंकि यहीं से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तथा अपनी, क्या कह रहा है, यहीं से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। तो भाई ऐसी जानकारी हमें कथन में नहीं मिली है, तो हम इसको तो कह सकते हैं बिल्कुल गलत है। कह रहा है नहीं, क्योंकि इससे भारत में आने वाले धनवान विदेशी पर्यटकों को रहने की असुविधा होगी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है अगर हम 5 स्टार रेटिंग वाले जो भी 5 स्टार होटल हैं उनको अगर हम क्या कर दें, बंद कर दें, तो क्या होगा? जो विदेशी लोग आते हैं, धनवान पर्यटक आते हैं, उनसे प्यारे दोस्तों उन्हें रुकने में, रहने में असुविधा होगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो उनसे हम पैसा लूट सकते हैं। एक प्रकार से लूटना कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि 5 स्टार होटल से हम विदेशी लोगों से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकते हैं। तो आप बोलोगे कि केवल सेकंड तर्क प्रबल हो। यदि केवल और केवल सेकंड तर्क प्रबल हो, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बोला है साइबर अपराधी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइबर जो अपराधी होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वप्रथम पुलिस प्रशासन को अपंग बनाना, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाना, बैंकिंग तथा फाइनेंस व्यवस्था के साथ स्टॉक बाजार को ध्वस्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी तो प्रबल है, लेकिन प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाना ये कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता। प्रशासन में भ्रष्टाचार कैसे फैला देंगे साइबर अपराधी? जल्दी से बताइए आप लोग इसके बारे में। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, या फिर प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी होगा? तो मुझे तो लग रहा है बैंकिंग और फाइनेंस व्यवस्था जो है ये इसका सटीक उत्तर है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला जनहित के अंतर्गत लोक बाधा किसे कहते हैं? जनहित के अंतर्गत लोक बाधा कह रहा है ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें लोग किसी भी सुलभ सुविधा का उपभोग ना कर सकें। जनहित में क्या है? ये एक प्रकार की बाधा होते, बिल्कुल सही है। सुविधाओं से भरपूर नहीं, लोक बाधा पूछा है, सुविधा तो होगी नहीं, बाधा वाली सुविधा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। कह रहा है छोटे धार्मिक समूहों का बड़े धार्मिक समूहों में एकीकरण कर लिया गया। कह रहा है जो छोटे धार्मिक समूह हैं उनको बड़े धार्मिक समूहों में एकीकरण कर लिया गया। यह एक अलगाववादी प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है। इसमें प्यारे दोस्तों कह रहा है कि छोटे धार्मिक समूहों को बड़े धार्मिक समूह में एकीकरण कर लिया, तो ये अलगाववादी प्रकृति है, हो सकती है क्या? जल्दी से बताइए। कह रहा है इसमें सब जातियां हिंदू है, हिंदू की कोई बात नहीं हुई है। कह रहा आत्मसातीकरण सांप्रदायिकता है, आत्मसातीकरण सांप्रदायिकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जब छोटे धार्मिक समूह होते हैं वो बड़े धार्मिक समूह में एकीकरण कर लिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं जबरन धर्म परिवर्तन भी कह सकते हैं इसको। तो ये अलगाववादी प्रवृत्ति है। इसका मतलब पहला वाला तो सही है, इसमें सब हिंदू जातियां हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। और तीसरा नंबर कह रहा है आत्मसातीकरण सांप्रदायिकता, यानी कि सभी को साथ मिलाना, ये भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कि ए एंड सी तो सही है, ए एंड सी तो सही है, इसमें सब हिंदू जातियां हैं, ऐसी कोई जात नहीं कह सकते बात। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, याद रखेंगे। आप बोलोगे ए एंड सी सही है, याद रखेंगे। ऑप्शन कोई भी नहीं है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान इनमें से किनको संरक्षण प्रदान करता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो भारतीय संविधान है वो मुसलमान और सिखों तथा दूसरे अल्पसंख्यक धार्मिक जो होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान मुसलमान, सिख और जो अन्य दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक है इनको संरक्षण प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बोला है सब एक विद्यार्थी ने हरे के स्थान पर नीला, पीले के स्थान पर हरा और लाल के स्थान पर पीला तथा सफेद के स्थान पर लाल रंग भर दिया। रक्त का रंग क्या होगा? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो रक्त होता है, जो हमारा आरबीसी होता है या फिर कह सकते हैं जो हमारा खून होता है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और कह रहा है कि लाल के स्थान पर उसने लाल के स्थान पर पीला रंग भर दिया, तो लाल रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पीला रंग। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है द्रव, दूध और नदी का जल।
तो प्यारे दोस्तों आप क्या बोलोगे, सबसे पहले वाला जो सर्कल होगा वो द्रव को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, द्रव को करेगा। इसके अलावा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे द्रव के अंदर दूध भी आ जाता है। बोलो भैया, द्रव के अंदर तो मिल्क भी आता है, और आगे बोलोगे द्रव के अंदर नदी का जल भी आता है। क्या हो जाता है, जो रिवर वाटर होगा वो भी तो इसी में आएगा भैया। क्या बोलोगे आप लोग, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। ऐसा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में है। एक मिनट, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला गया है पृथ्वी, सूर्य और समुद्र। पृथ्वी, सूर्य और समुद्र, तो आप कहोगे सर सूर्य तो अलग है और पृथ्वी के लिए एक आरेख आएगा और पृथ्वी पर ही समुद्र होता है। तो आप कहोगे सर इस प्रकार से आना चाहिए, और ऐसी आकृति जो मिलेगी वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है। देखो ये सन के लिए है और ये ऊपर वाला अर्थ के लिए है, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, यानी ओशियन हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला क्या कि निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी। इस प्रश्न में अगली आकृति यानी 4 क्रॉस हैं, उसके बाद में 2 क्रॉस हैं। आगे देखोगे तो 5 क्रॉस हैं और आगे 3 क्रॉस हैं। अगर हम देखते जाएं अल्टरनेट, 4 के बाद 5, 5 के बाद अगला 6, तो अगली आकृति में 6 क्रॉस आने चाहिए। यहाँ पे 5 है, नहीं बनेगा। यहाँ पे 5 है, नहीं बनेगा। इसमें 7 है, नहीं बनेगा। तो आप क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में केवल और केवल अगली आकृति के स्थान पर आने के लिए 6 क्रॉस बने हुए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है निम्नांकित आकृति का अध्ययन कीजिए और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान उत्तर विकल्प आकृतियों में से कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो एक्स का स्थान है इसके स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम अंदर वाला बॉक्स कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, अंदर वाला ये जो बॉक्स दिया है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये पूरी की पूरी एक सीधी लाइन यहाँ लास्ट तक आएगी, यहाँ कॉर्नर तक एक सीधी लाइन आएगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार से एक आकृति आ जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे ये वाली आकृति, और यहाँ पे 3 इस प्रकार की आकृतियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से आकृति आनी चाहिए, नीचे की ओर। देखो दूसरी दिशा में गलत हो जाएगा, ऊपर की दिशा में गलत है, ये भी दूसरी दिशा में, तो ये तीनों के तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। 84 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला गया है 85 नंबर प्रश्न, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और अब दोस्तों हम मैथ को शुरू कर रहे हैं, और मैथ आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी पर आपको विशेष ध्यान देना है। कह रहा कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो वो 12 अंकों से फेल हो गया। यानी कि जब बंदे को 30% अंक मिल रहे हैं तो उसमें अंकों की कमी कितनी पड़ रही है, 12 अंकों की। लेकिन जब वो कह रहा है कि सर उसने 40% अंक प्राप्त किए, कितने, 40% अंक प्राप्त किए, तो उस स्थिति में उसके अंक कितने ज़्यादा हो गए सर, 28 ज़्यादा हो गए। कह रहा है न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक हो जाते हैं। तो बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक यानी कि इस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताना प्यारे दोस्तों, हमें परीक्षा में कितने परसेंट बताने हैं, मतलब 100% बताने हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 10% का है। लेकिन अगर हम 28 और दोस्तों 12 का अंतर निकालें, देखो एक बार फिर से समझो, यहाँ पर आपके लिए एक तरफ 40% है और एक तरफ 30% है। इनके बीच का हमें क्या लेना है, अंतर लेना है। और उसी प्रकार से यहाँ पर 28 और माइनस में किसका अंतर लेना है, माइनस के 12 का। तो दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे 10% हो जाएगा और यहाँ पे 28 12 कितना हो जाएगा, 40। अगर 10% का मान 40 है तो 100% का कितना हो जाएगा बताओ, 100% का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और पूर्णांक यानी 100% का मान कितना है, इस परीक्षा में 400 को मैक्सिमम मार्क हैं। कितने मैक्सिमम मार्क हैं, आप कहोगे सर 400 मैक्सिमम मार्क हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे बोला गया है यदि 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 14 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 आदमी तथा 16 औरतें कितने दिन में समाप्त कर देंगे, हमें ये बताना है। तो गौर से देखो 12 मेन हैं, कितने हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुल मिलाकर के 12 मेन हैं और दोस्तों कितनी औरतें हैं, 18 औरतें हैं, 18 वुमेन हैं। ये काम कितने दिनों में करते हैं, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें कितना आएगा, 36, 3 से करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 दूनी 2 से करते हैं, 36 से। दोस्तों हमें बताना है कि उसी काम को 8 आदमी तथा 16 औरतें कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। यानी कि एक बार में ये काम करें तो 5 कर लेंगे, लेकिन हमें 8 आदमी बताने हैं। कितने बताने हैं, अगर एक आदमी की क्षमता प्यारे दोस्तों 3 है और एक औरत की क्षमता 2 है, तो 8 आदमी की बात कर रहे हैं, 8 आदमी की बात कर रहे हैं, यानी कि 24 की क्षमता से काम करेंगे और 2 औरतें यानी 16 दूनी 32 की क्षमता से काम करेंगे। ये तो इनकी टोटल क्षमता आ गई। अगर हम टोटल वर्क निकालें
यानी एक दिन में अगर 36 काम कर रहे हैं तो 14 दिन में कितना टोटल वर्क निकाल लेंगे, 36 गुणा में 14, 36 गुणा में 14 करोगे, 14 छंग 84 और 14 तिया 42 और 42 8 50 यानी 504। टोटल काम 504 है और इनकी क्षमता से करवाना है, 8 आदमी और 16 औरतों की। ये 8 मैन हैं प्लस में 16 औरतें हैं, 16 विमेन हैं। इनकी जो क्षमता आई है वो ये है, यानी 24 32 कितनी हो जाएगी 56, 24 32 कितनी हो जाएगी 56। और जब आप 504 को 56 से काटोगे तो प्यारे दोस्तों 9 बार में आएगा। कितनी बार में? 9 बार में आएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, 9 दिन में कर लेंगे, याद रखेंगे। देखो मैंने कहा प्यारे दोस्तों 12 आदमी हैं 18 औरतें हैं। कुछ काम अगर हम एक दिन का इनका निकालें तो आप बोलोगे एक दिन का काम 36 और एक आदमी 3 करता है, एक औरत 2 काम करती है, यानी एक आदमी एक औरत मिलकर के 5 काम कर लेती है। लेकिन हमें क्या करना है, 8 आदमी और 16 औरतों का निकालना है, यानी 8 मैन, एक मैन का 3 है तो 8 मैन का 24 काम और एक औरत का 2 है तो 16 औरत का 32 काम, यानी 24 और 32 मिला करके 56 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है। और कह रहा है दोस्तों टोटल काम कितना है, टोटल काम हमने कहा एक दिन में तो ये 36 कर लेते हैं और 14 दिन में कितना, क्योंकि सवाल में सीधा बोला था 12 आदमी या 18 औरतें 14 दिन में काम कर पाते हैं। तो भैया एक दिन में 36 कर रहे हैं तो आप बोलोगे 504 14 दिन में कर लेंगे। 504 काम करवाना है 56 की क्षमता से, क्योंकि 8 आदमी 16 औरतों की जो क्षमता आई है वो 56 आई है। कितने दिन में कर लेंगे प्यारे दोस्तों, 9 दिन में कर लेंगे। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्या कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए गौर से समझो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी है, एमआरपी और एक तरफ है सीपी, और कह रहा है 20% इसमें बट्टा भी दिया जाता है यानी एसपी। बेचते समय कुछ और है, खरीदते समय कुछ और है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस कुछ और है। तो कह रहा है अगर वस्तु उसने 100 में खरीदी तो अंकित मूल्य उसने 20% अधिक कर दिया। कितना कर दिया प्यारे दोस्तों, 20% अधिक कर दिया। ठीक है, 120 कर दिया। बोलो भैया कितना कर दिया, 120। कह रहा है उसने अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया, यानी इसमें उसने कितने की छूट दे दी, 20% की। 120 का अगर आप 20% निकालने जाओगे, कितना, 120 का, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। 120 का प्यारे दोस्तों 20%, कितना, 120 का 20% निकालोगे तो 100 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 दूनी 24, यानी 120 में उसने 24 की छूट दे दी। 24 की छूट दे दी तो वस्तु कितने में बेची, 96 में बेची। बोलो वस्तु कितने में बेची, तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों 96 में बेची। लेकिन हमने खरीदी कितने में थी, आप कहोगे सर खरीदी तो 100 में थी, बेची 96 में है। कितने का घाटा हुआ, 4 का, 4 का घाटा हुआ। इसी को हम प्यारे दोस्तों कहेंगे 4% की हानि। क्या बोलेंगे, 4% की हानि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बोला है रामू 5% की साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है, यानी रामू के पास रेट परसेंट कितनी है प्यारे दोस्तों, रेट परसेंट 5 है। और दोस्तों कह रहा है कि टाइम कितना है, टाइम बोला गया है 6 वर्ष है। अगर हम कुल ब्याज की बात करें यानी एसआई कितना आ गया है, एसआई हमारे पास 1230 है। अब कह रहा है मूलधन कितना है, वही लगा देंगे एक घिसा पिटा फॉर्मूला। क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप कहोगे एसआई बराबर में होता है PRT/100। हमें P निकालना है, एसआई हमें दिया गया है, तो आप बोलोगे एसआई कितना है, 1230 रुपये है। अगर हम P की बात करें निकालना है, R कितना है, 5% है, T कितना है, 6 है। अगर देखा जाए यहाँ पे 100 है। ठीक है, अब इसको काटोगे आप लोग, इसको आप काटोगे 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 से कटेगा क्या, 6 दूनी 12, भाग न जाए भाग नष्ट बिंदी, 6 पंचे 30 यानी 205। 205 का गुणा 20 में करना है। ठीक है, 205 दूना का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 410। 205 दूना का हो जाएगा 410 और एक जीरो 20 में लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो उसका जो आपका मूलधन आएगा, मूलधन जब आएगा, प्रिंसिपल आएगा, वो आपका 4100 आ जाएगा। याद रखेंगे 4100 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही इसका सही उत्तर है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है SI बराबर PRT, यही आपको लगाते रहना है, सवाल के उत्तर आते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बोला गया है एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 सेकंड में पार कर सकती है। तो कह रहा है विद्युत खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अगर हम गौर से देखें, एक रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी कि रेलगाड़ी भी है और इसके साथ साथ में एक इसका प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबा। कह रहा है 90 सेकंड में पार कर लेती है। मेरी बात को समझना है, अगर ये प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी इस पे आ रही है
तो कहीं ना कहीं जब इसको पार करेगी कुछ इस प्रकार से पार करेगी। बोलो भैया, इस प्रकार से पार करेगी ना। आप कहोगे हाँ सर, इसका मतलब है रेलगाड़ी कुल मिलाकर के प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई भी पार करेगी। यानी कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 90 सेकंड में क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, उसके साथ साथ में उसकी जितनी लंबाई होगी रेलगाड़ी की वो भी पार करेगी। तो दूरी जो होगी कुल मिलाकर के रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की जुड़ करके लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको समझिए, जैसे हमने कहा 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, याद रखेंगे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ में रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम के है, सॉरी रेलगाड़ी की जो दूरी है वो हम के मान लेते हैं। चाल हमें पता है क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय लग रहा है 90 सेकंड, चाल इसकी कितनी है तो आप कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ से काटेंगे तो 5 से सीधा कटेगा 18 पंचे 90। अब दोस्तों देखिए 300 यहाँ पे हो गया, 300 के अलावा देखा जाए 6 पंचे 300 और यहाँ पे तिरछा गुणा 5 में हो जाएगा 3 पंचे 1500। सीधा 1500 लिख दें इसको, बोलो सीधा इसको हम 1500 लिख देते हैं। 1500 में यहाँ पे आपका बराबर है 200 प्लस के, क्या है 200 प्लस में के यानी रेलगाड़ी की लंबाई। अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई देखें वो 1500 में 200 जाएगा तो 1300, कितना आ जाएगा 1300 मीटर। याद रखेंगे रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी वो 1300 मीटर हो जाएगी। अब प्यारे दोस्तों आपसे बोला गया कि विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। जैसे ये एक खंभा है, अगर रेलगाड़ी को इसे पार करना है तो प्यारे दोस्तों क्या वो खुद की दूरी पार नहीं करेगी, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लेगी कुल मिलाकर के ये बताना है। तो एक बार फिर से हम लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। याद रखेंगे चाल कितनी है, इसमें हमें लगाना है समय, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है, गौर से समझो। इसमें भी हमें चाल बराबर क्या लगाना है, दूरी बटे में समय लगाना है। चूंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय, तो समय निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूरी बटे में चाल बन जाएगा ये, ठीक है। समय निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 1300 मीटर यानी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटना होगा आप लोगों को। आप जैसे ही इसको काटने जाओगे 1 0 से 1 0, अगर हम यहाँ से काटें 5 से कटेगा 26 बार में, ठीक है। 6 से कटेगा यहाँ पे 3 बार में, 6 तिया 18, 26 तिया 78। तो दोस्तों आप कहोगे कि 78 सेकंड इसको लगेंगे। इसको पार करने में कितना समय लगेगा, 78 सेकंड लगेगा। 78 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझो, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म था, उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 सेकंड में पार कर लिया। तो पहली बार में चाल बराबर दूरी बटे समय हमने यहाँ पे लगाया, तो हमने रेलगाड़ी की क्या ज्ञात कर ली, कुल मिलाकर के लेंथ, कितनी लंबी रेलगाड़ी है। हमें पता चला कि रेलगाड़ी कितनी है 1300 मीटर लंबी। तो एक बार फिर से हमने लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि उसने अब की बार में बोला विद्युत खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब यहाँ पे समय निकालना था रेलगाड़ी को खुद की दूरी तय करने में। खुद की दूरी 1300 मीटर है, इसका मतलब अगर खंबे को पार करेगी वो खुद की दूरी पार करेगी, 1300 मीटर पार करेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। बस चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा यहाँ पर 60 गुणा करेंगे 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, बस काटा पेटी करके 78 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बोला गया है 4 लड़कियों की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है, यानी 4 जो लड़कियां हैं उनकी टोटल हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर है। तो इनकी कुल हाइट कितनी हो जाएगी 15 चौके 60, 600 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 है, यानी कि जो 3 लड़कियां हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है 148 है। 148 का अगर 3 गुना करेंगे, 3 अट्ठे 24 की 4 और 3 चौके 12, 3 चौके 12 2 14 और आगे देखा 3 एकम 3 1 4 यानी 444। एक जो 3 लड़कियां होंगी इनकी जो औसत ऊंचाई है उनकी कुल ऊंचाई 444 हो जाएगी। कह रहा है चौथी लड़की की ऊंचाई, चौथी लड़की मतलब यहाँ पे आ जाएगी और उसकी ऊंचाई इसमें से घटा के बता देंगे, यानी 6 बचेगा, अगली बार में घटाओगे तो 5 बचेगा और अगली बार में घटाओगे तो 1 बचेगा। कुल मिलाकर के जो चौथी लड़की होगी उसकी हाइट हो जाएगी 156 सेंटीमीटर। 156 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर रहे हैं ताकि आने वाले क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।